हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं आपका नीट के पेपर का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, जो आपका कल हुआ था। बच्चों, अगर हम पेपर के डिफिकल्टी लेवल की थोड़ी सी बात करें तो पेपर जो था ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर ना ज़्यादा डिफिकल्ट था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट था। बट अगर हम पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री में काफ़ी पोर्शन ऐसा था जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से एज इट इज़ आया था। जो हम बोलते हैं काफ़ी बार कि जो बच्चे एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से पढ़ के गए हैं उनका भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पेपर क्लियर करने के। सो दैट इज़ वाई बच्चों आप एनसीईआरटी का अगर आप उठा करके देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम से एज इट इज़ आए। बट कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया मैम फिजिक्स का पोर्शन काफ़ी मतलब अच्छा नहीं आया था, काफ़ी टफ आया था। सो बच्चों फिजिक्स का ठीक है टफ आया था, बट ओवरऑल अगर पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो टफ नहीं बोला जा सकता उसे, हम मॉडरेट बोल सकते हैं उसे। काफ़ी बैलेंस पेपर था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का था, बैलेंस था। ओके सो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस को। सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 नंबर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, केमिस्ट्री। सो आपको पता है बच्चों 51 नंबर जो होता है वो वैसे भी काफी लकी नंबर माना जाता है। 51 है ना, शगुन का नंबर माना जाता है। सो केमिस्ट्री आपकी अच्छी जानी चाहिए, है ना, क्योंकि 51 से स्टार्ट हुई है। So, चलो देखते हैं which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature। बच्चों इसमें दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान देने की है। पहली बात तो क्या पूछा जा रहा है, हाईली प्योर मेटल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, which is liquid at room temperature। अगर हमें किसी मेटल को जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, उससे अगर हाईली प्योर फॉर्म में लेना है तो आप जानते हो बच्चों अगर हमें हाईली प्योर मेटल्स चाहिए होती हैं तो जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है बच्चों, जोन रिफाइनिंग। ओके, कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों, जोन रिफाइनिंग। बट अगर हम यहां बात करें बच्चों जोन रिफाइनिंग की, सो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज की जाती है एक तो सिलिकॉन के लिए, एक यूज की जाती है बच्चों जर्मेनियम के लिए, और एक यूज की जाती है गैलियम के लिए। इन तीनों के लिए बच्चों हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। गैलियम की बात करें बच्चों तो ये कैसी होती है, लिक्विड होती है, बट रूम टेम्परेचर पर नहीं बोल सकते इसको। ये बच्चों लिक्विड होती है एट 28 to 30, दैट मीन्स 28 to 30 डिग्री सेल्सियस पर। ओके बच्चों, बट यहां हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर, यानी कि ऐसी मेटल की बात हो रही है जो कि रूम टेम्परेचर पे बच्चों कैसी है, लिक्विड स्टेट में। सो अगर बच्चों इस हिसाब से देखा जाए तो यहां मरकरी की बात हो रही है, और मरकरी को बच्चों हम किससे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। सो यहां बच्चों जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, इन दोनों में से ये एक होगा। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी आपको पता लग सकता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, वरना बच्चों जोन रिफाइनिंग एंड डिस्टिलेशन में काफी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर या तो बच्चों डिस्टिलेशन होगा या जोन रिफाइनिंग होगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 52। और क्वेश्चन नंबर 52 में हमें क्या पूछा गया है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों ध्यान से आप इनको मार्क कर लेना, इनकरेक्ट पूछा गया है ना कि करेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, मान लो वो करेक्ट था तो वो फिल कर देते हैं कि हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। बट भाई हमें इनकरेक्ट भरना है, और काफी बार बच्चे ऐसी गलती कर आते हैं। दैट इज वाई बच्चों ऐसे वर्ड्स को ज्यादा अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिया करो क्वेश्चन पढ़ते टाइम। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें बच्चों, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखें, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। अब बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम गलत है, और ये स्टेटमेंट बच्चों डायरेक्ट उठ करके आया है एनसीईआरटी से।
कहां से आया बच्चों उठ करके? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में क्या गिवन है बच्चों कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरफुल इन द सॉलिड स्टेट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लैंथेनॉइड आयंस जो होते हैं उनके पास बच्चों क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप इन पर बच्चों एनर्जी डालोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करके चले जाएंगे हायर एनर्जी लेवल्स में। ओके, अब हायर एनर्जी लेवल में चला गया है, दैट मीन्स अनस्टेबल हो गया है, कभी ना कभी अपने घर को लौट करके आएगा ही, है ना। आप लोग कहीं बाहर जाते हो पार्टी वार्टी में, तो क्या कभी घर नहीं आते हो? क्योंकि स्टेबिलिटी वही है, हमारा घर अपना घर होता है ना। सो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स भी अपने घर में वापस लौट करके आएंगे, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी एमिट होगी, अगर वो लाई करती है बच्चों कौन से रीजन में? विबग्योर रीजन में, तो आपके पास वो कंपाउंड क्या होता है? कलरफुल होता है। और लैंथेनॉइड आयंस के लिए ये एनर्जी लाई करती है विबग्योर रीजन में। और अगर बच्चों हम दुनिया में जितनी भी कलरफुल चीजें हैं उनकी बात करें, तो सभी में ये प्रोसेस होता है, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। वो बच्चों हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स अगेन किस में आता है? लोअर एनर्जी लेवल में, और इस दौरान वो एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी अगर विबग्योर रीजन में बच्चों लाई करती है, दैट मीन्स आपके पास वो कंपाउंड या वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कलरफुल होगा। ठीक है, सो ये आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वही इनकरेक्ट है और वही सही हो जाएगा। ठीक है, सो फर्दर आपको देखने की जरूरत भी नहीं थी। चलो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें बच्चों, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2ene. This product formation is based on, ये जो बच्चों प्रोडक्ट बना ये कौन से रूल पर? आपके सामने 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग रूल दिए हुए, हुंस रूल, हॉफमैन्स रूल, हकल रूल या सेटजेव्स रूल। सो आपको बताना है बच्चों कि इन चारों में से प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस रूल पर बेस्ड है। सो बच्चों अगेन इट इज अ रियली वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। स्टिल अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। क्या दे रखा है बच्चों आपको रिएक्टेंट में? आपको रिएक्टेंट में बच्चों दे रखा है, वेट अ सेकेंड, ओके बच्चों आपको रिएक्टेंट में दे रखा है CH3 CH Br CH2 and CH3, दैट इज योर 2-ब्रोमो, क्या है बच्चों? 2-ब्रोमोपेंटेन। ओके, एक और कार्बन आएगा बच्चों, लेट मी इरेज दिस। ओके ओके, सो यहां बच्चों एक और कार्बन आएगा, यानी कि 2-ब्रोमोपेंटेन आपको दिया हुआ है और उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। अब बच्चों 2-ब्रोमोपेंटेन का हमने क्या करवा रखा है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या करेंगे? एक कार्बन से तो ब्रोमीन निकालेंगे और उसके जस्ट पास वाले से हम क्या निकालेंगे बच्चों? हाइड्रोजन निकालेंगे। सो आपके पास बच्चों प्रोडक्ट का क्या नाम दे रखा है? प्रोडक्ट का नाम दे रखा है बच्चों पेंट2ईन। ओके बच्चों, क्या दे रखा है? पेंट2ईन। सो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना बच्चों मोर स्टेबल एल्कीन, वो किस रूल के हिसाब से बनती है बच्चों? सेटजेव्स रूल के हिसाब से। ओके, सो यहां आपके पास ऑप्शन नंबर 4 दैट इज योर सेटजेव्स रूल, वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब जिस बच्चे का ये पेपर है उसने भी एकदम सही आंसर लगाया है, बालक का सही उत्तर है। ओके, सो सेटजेव्स रूल यहां पर हो जाएगा बच्चों। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। अब ये तो बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें रीजन भी बताने की जरूरत है, बट क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो बताना हमारा कर्तव्य है। ऑलराइट बच्चों, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि जो CX बॉन्ड होगा उसे तोड़ने में कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसका सीक्वेंस हमें बताना है डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन एटम्स के लिए। ओके, सो अगर बच्चों हम बात करें
CH3F की, CH3Cl की, CH3Br की एंड CH3I की। ये आपके पास बच्चों डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपको पता है साइज जो है वो इंक्रीज होता है, जो कि हो भी रहा है। फ्लोरीन सबसे छोटा, देन धीरे 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 बच्चों आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें बच्चों, दैट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। सो अगर बच्चों इन दो फैक्टर्स को आप देखो तो आपके पास आपको बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर मिल जाएगा। क्या होगा बच्चों, यहां आपके पास आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो वो कार्बन को उतने अट्रैक्शन फोर्स से नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। ओके, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सबसे कम है। दैट इज वाई बच्चों आपके पास जो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा CH3F, देन CH3Cl, देन CH3Br और सबसे कम किसकी हो जाएगी बच्चों, CH3I की, यानी कि CH3I बॉन्ड जो होगा वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और सबसे मुश्किल से कौन ब्रेक होगा, CH3F वाला बॉन्ड। ठीक है, यानी कि बच्चों यहां पर आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, 55, यस। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, जिरकोनियम एंड हेफिनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस में से एक है जिन्हें मैं बोलती हूं कि हलवा क्वेश्चन। ठीक है, ये हलवा क्वेश्चंस में से एक है। क्यों बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है, हम सभी ने पता नहीं कितनी बार लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन पढ़ा है ना बच्चों, क्या पढ़ा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, बोलो तो जरा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ही बच्चों हम जाते हैं, अगर हम बात करें T जरा हाफ की, टेल्यूरियम, जिरकोनियम एंड हेफनियम की बच्चों। सो टेल्यूरियम से जिरकोनियम जाने पर आपका साइज इंक्रीज होगा, जो कि बिल्कुल वैलिड बात है। बट अगर बच्चों जैसे ही हम जिरकोनियम से हेफनियम तक जाएंगे तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। जिरकोनियम एंड हेफनियम की साइज में इतना डिफरेंस नहीं है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहां क्या आ जाते हैं, यहां अगर आप देखोगे हेफनियम से पहले क्या आता है बच्चों, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के आने से क्या हो जाता है बच्चों, यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दैट इज वाई इन एलिमेंट्स का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, उस एक्सटेंट में नहीं बढ़ पाता जिस एक्सटेंट में उन्हें बढ़ना चाहिए था। वैसे अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, बट यहां आपके पास साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। जिस बच्चे ने किया है डायगोनल रिलेशनशिप, तो ये गलत है बच्चों, बालक गलत कर आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। सो बच्चों इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 56, क्या बोला जा रहा है, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, और speed of light हमें कितनी लेनी है इसमें, 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल थोड़ी सी। प्रॉब्लम कहाँ आई बच्चों को, यहाँ जो मोस्टली मुझे पता चला, यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आपको कैलकुलेशन अप्रॉक्स नहीं लेकर के चलनी पड़ती है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ओके, अगर आप देखो बच्चों तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है कि डेसिमल कौन से प्लेस पर लगा हुआ है। अगर आप डिजिट की बात करो बच्चों तो इसमें भी 2192, इसमें भी 2192, इसमें भी 2192 और नीचे वाले में 2193 हो गया। ओके, सो ऑलमोस्ट सेम डिजिट्स हैं। ठीक है, सो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है न्यू, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 1360
किलो हर्ट्ज। ओके, कितने गिवन है बच्चों? 1368 किलो हर्ट्ज। बच्चों आपको सबसे पहले किलो हर्ट्ज को किसमें चेंज करना होगा? आपको चेंज करना होगा बच्चों हर्ट्ज में, और उसके लिए आप क्या करोगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, हमसे पूछा गया है वेवलेंथ, दैट इज योर वेवलेंथ क्या है बच्चों? लैम्डा। ओके, सो अगर बच्चों हम बात करें, आपको पता है न्यू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। न्यू क्या होता है बच्चों? न्यू का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। न्यू का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा। अगर मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना हो तो क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास? C अपॉन न्यू, और C की वैल्यू आपको दे रखी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, और यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी अब आ चुकी है, दैट इज योर 1368 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों, ध्यान से सुनना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 219.29। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? 219.29। अब अगर बच्चों आप इसको अगर लिखोगे, आपने साइंटिफिक नोटेशंस में भी पढ़ा होगा, ये आपका 9 है, तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 3, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा नंबर है कोई तो आप आगे वाली डिजिट को 1 बढ़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, सो आपके पास बच्चों अगर आंसर आप देखो तो कितना आ जाएगा? 219.3 मीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। सो ये बच्चों को कुछ बच्चों को पूरा अच्छी तरीके से फॉर्मूला भी आता होगा, शायद उन्होंने पूरी तरीके से सॉल्व कर भी लिया होगा, बट शायद वो सिर्फ और सिर्फ यहां मात खा गए होंगे। सो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर सकता था और किया भी है काफी बच्चों को। सो आपके पास बच्चों ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 57, क्या बोला जा रहा है? फॉर अ रिएक्शन A to B, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल पर मोल। ओके, next is what? An enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. The correct potential energy profile for the reaction is shown in option. बच्चों ये काफी ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, या आजकल बच्चों को हलवा पसंद नहीं है तो मैं बोलूंगी चॉकलेट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेटा को देखना है, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या गिवन है? -4.2 किलो जूल पर मोल। यहां लिख देती हूं बच्चों -4.2 किलो जूल पर मोल। अब बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको माइनस गिवन है, दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? दैट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक। और अगर बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी यानी कि बच्चों प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी किससे कम आएगी बच्चों? रिएक्टेंट की एनर्जी से। और अगर आप 4 ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर 1 ही एक ऐसा ऑप्शन है बच्चों जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो यहां पर बराबर है, यानी कि डेल जी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें बच्चों तो यहां तो आपके पास एनर्जी ज्यादा है, दैट इज वाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और अगर अपन ऑप्शन नंबर 4 की बात करें बच्चों तो यहां आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो जस्ट उल्टा हो गया। ये तो कौन सी बात हो गई बच्चों? एंडोथर्मिक वाली। बट हम जानते हैं बच्चों अगर माइनस आ रही है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन? नाउ सबसे पहली बात बच्चों, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत सारी स्मॉलर मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो अगर बच्चों जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है उसमें कोई स्मॉलर यूनिट्स नहीं निकलती हैं,
दैट मीन्स ऐसे हम पॉलीमर को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। बट अगर बच्चों आप मोनोमर यूनिट्स को आपस में अटैच कर रहे हो, आपस में जोड़ रहे हो, तो अगर आपके पास साथ साथ में कोई बाय प्रोडक्ट या कोई दूसरा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वो प्रोसेसेस कौन सी होती है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो अगर बच्चों किसी भी बच्चे ने पॉलीमराइजेशन वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पॉलीमर्स वाला पढ़ा है, सो उनको पता होगा ये जो 3 बच्चों पॉलीमर्स हैं, ये 3 ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इनमें कोई ना कोई बच्चों एज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर पार्टिकल्स रिमूव हो रहे होंगे ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। बट टेफ्लॉन इज द ओनली पॉलीमर जहां बच्चों आपके पास क्या होता है, जहां आपके पास स्मॉल मोनोमर यूनिट्स को मिलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन वहां पर देखने को मिलता है। ओके, यानी कि बच्चों आप लो C डबल बॉन्ड C, F और F। टेफ्लॉन में ये आपके पास बच्चों मोनोमर यूनिट होती है और इसी को बार बार रिपीट किया जाता है और आपके पास क्या आ जाता है, पॉलीमर। और यहां किसी भी स्मॉलर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहां आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। अब अगेन बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा। ये क्वेश्चन अगर गलत करके आया हो ना तो पाप लगेगा तुमको सच में। ठीक है बच्चों, क्या होता है देखो, मेटामेरिज्म ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा, काफी सिंपल सा फिनोमिना है। अगर आप मेटामेरिज्म की बात करो तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, लाइक ईथर, लाइक कीटोन, लाइक एमाइंस। ओके, ये बच्चों कुछ ऐसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म होता क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं ईथर का एग्जाम्पल जो कि इस ऑप्शन में भी है उसी का एग्जाम्पल लेकर के दिखाती हूँ। सबसे पहली बात, आपके पास ऑप्शन नंबर जो 3 होगा बच्चों वो एकदम करेक्ट होगा, C4H10O। क्यों होगा अब देखो बच्चों, ये आपके पास एक ईथर है जिसके आप एक तरफ एक बार तो क्या लगा सकते हो बच्चों, 2 कार्बन। ओके, अब अगर इसका फॉर्मूला देखोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, C4H10O। दूसरी बार बच्चों आप क्या लगा सकते हो, एक तरफ तो आप मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो और दूसरी बार आप दूसरी तरफ क्या लगा सकते हो, प्रोपाइल ग्रुप लगा सकते हो। एक बार तो दोनों तरफ एथाइल और एक बार मिथाइल और प्रोपाइल। सो बच्चों ये आपके पास इस कंपाउंड का भी जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, C4H10O, और इसका भी क्या हो गया, C4H10O। दैट मीन्स ये कंपाउंड जो है वो क्या शो कर रहा है बच्चों, मेटामेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, सो ये आपको बच्चों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन था। बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था, कोई गलती नहीं करने की चांसेस थे उसमें, सभी लोग आई होप सही करके आए होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलाइड्स, among the following alkaline earth metal halides, okay, one which is covalent and soluble in organic solvent is। अब बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है ये है फजान्स रूल पर। ओके, किस रूल पर, फजान बाबा जो बता करके गए थे कि कोवलेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में भी, और आयनिक कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे बच्चों इन कंपाउंड्स को, किस किस की बात हो रही है बच्चों, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। सो आपके पास जो हैलाइड है दैट इज योर क्लोराइड आयन बच्चों। सो क्लोराइड तो सब में सेम ही है, बट अगर बच्चों आप बात करो किसकी, मेटल्स की, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनमें अगर आप बात करो बच्चों BeCl2 की, देन इसके बाद क्या होता है, बेटा मांगे MgCl2, CaCl2 एंड स्ट्रोंशियम Cl2। ओके, यही होते हैं आपके पास बेटा मांगे कार स्कूटर, और एंड में क्या आता है, बाप राजी। ठीक है, सो यहां पर बच्चों आप देखोगे जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे कैटायन का साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो यहां पर आपके पास बेरिलियम क्लोराइड में जो बेरिलियम है
इसका बच्चों सबसे छोटा साइज है और जितना छोटा कैटायन होता है उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख सकता है। दैट मीन्स बेरिलियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे। ओके बच्चों, सबसे ज्यादा क्या होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ओके, मैं क्लोराइड लिखने बैठ गई। चलो, सो यहां पर बच्चों आपके पास जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बेरिलियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहां बच्चों आपके पास बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है कंपैरेटिवली, एंड इसीलिए बच्चों ड्यू टू दिस स्मॉल साइज वो क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दैट मीन्स बेरिलियम क्लोराइड में उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स आएंगे और वो उतना ही ज्यादा बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होगा। ठीक है, सो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 की, दैट इज नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, नोबल गैसेस को हमने नोबल गैसेस नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो काफी ज्यादा इनर्ट होती हैं, एकदम नोबल होती है ना। सन्यासी भी बोलते हैं हम इन्हें, कि किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, इन्हें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में लीन होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन बच्चों आपको ऐसे वर्ड्स पर खास करके ध्यान देना है। क्या पूछा गया है बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो बच्चों, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो बच्चों ये फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल गया है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। नोबल गैसेस का बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों बच्चों? पहली बात, इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत कम अट्रैक्शन होता है। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? जब खुद ही में सेटिस्फाइड है तो क्यों अट्रैक्ट करे किसी को? मॉलिक्यूल्स को क्यों अट्रैक्ट करे? सो दैट इज वाई बच्चों ये गैसियस फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि कह रहा है नोबल गैसेस है वेरी हाई, ये बच्चों एकदम गलत बात है। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है एक्चुअल में? इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-ene। अब बच्चों इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या दे बेचारे, है ना। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके लिए क्या आएगा? मतलब अगर ये क्वेश्चन भी बच्चों को टफ लगता है तो उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वीक है ना। ये क्वेश्चन किसी को गलत नहीं कर आना चाहिए था, और अभी तक इवन हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं बच्चों वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इजी है। ठीक है, ऐसा कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं था। सो बच्चों सबसे आपके पास क्या दे रखा है कि आपको 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-ene का बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सी उसकी सही होगी। सो अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें बच्चों, नंबरिंग ऑप्शन नंबर 1 में यहां से होगी 1 2 3 4। यहां से क्यों होगी? क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड जहां से पास आएगा उसी को हम नंबरिंग लोअर नंबर देंगे। सो यहां पर बच्चों 4-ene है, बट यहां तो हमारे पास क्या आ गया? 3-ene, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। अगेन बच्चों जो डबल बॉन्ड है उसको 3 नंबर मिल रहा है, लोएस्ट नंबर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड की अगर बात करें बच्चों हम, तो यहां से देखो 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो बच्चों 5 हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। भाई चारों में से कोई तो करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। जब इसको अब चाहे चेक ना भी करो तो भी आपको यही लगा करके आना है, चेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जब आप श्योर हो चुके हो कि हमारे स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस गलत है। सो अगर इसको देखोगे बच्चों यहां से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपके पास बच्चों 2 पोजीशन पर एंड 6th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स 2,6-डाइमिथाइल, 10 कार्बन की आपके पास मेन चेन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? डेक, और 4th नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स डेक 4A। सो यानी कि आपके पास 4th ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर हम देखें, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के साथ आपको लिस्ट सेकंड को मैच करना है और कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ लिस्ट 2 में बच्चों आपको उनकी स्ट्रक्चर्स दे रखी है। ओके, सो अगेन बच्चों ये काफी ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना। ऐसा टफ क्वेश्चन मुझे अभी तक लगा नहीं है केमिस्ट्री का जो कि आप ना कर पाए हो या जिसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन हो। बस एक वो जो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको एग्जैक्ट करनी थी, अप्रॉक्स से वहां काम नहीं चलेगा। उसके अलावा बच्चों सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट बच्चों हमें दे रखा है PCl5। ओके, सो बच्चों अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 5, और 5 ही उसने क्या बना रखे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। सो सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या है बच्चों? अगर हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें दैट इज सिग्मा प्लस लोन पेयर। सो सिग्मा बच्चों आपके पास 5 है और लोन पेयर 0 है, यानी कि आपके पास स्टेरिक नंबर कितना आ गया बच्चों? 5। और 5 स्टेरिक नंबर के लिए आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? sp3d। क्या होता है बच्चों? sp3d। और sp3d के लिए बच्चों अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, एक ऊपर और एक नीचे। इनको आपस में मिलाओ, इसको मिलाओ इससे, और ये आपके पास बच्चों क्या बन चुका है? ये आपके पास बन चुका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास ट्राइगन है और ऊपर से अगर आप इन एटम को, ये जो आपका क्लोरीन एटम है, इसे सारे एटम के साथ अटैच करोगे तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा। सिमिलरली नीचे वाले क्लोरीन को बच्चों सारे अदर क्लोरीन के साथ अटैच करोगे तो नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। दैट इज वाई ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी कि आपके पास ए का जो होगा बच्चों करेक्ट मैच वो क्या हो जाएगा? 4th। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा बच्चों? 4th। अब जरा ऑप्शन चेक करो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है पेपर में कि हम सारे के सारे पहले सॉल्व करें ऑप्शंस ऐसे तरह के क्वेश्चन में और फिर चेक करें। सो दैट इज वाई बच्चों आप चेक करो कि किसमें आपको दे रखा है ए 4th है, तो आपको बच्चों 4th वाले में दे रखा है और एक 3rd वाले में भी दे रखा है ना। आपको 4th में भी दे रखा है और 3rd में भी दे रखा है। तो अब आपको क्या जाना पड़ेगा बच्चों? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल देखो कौन सा है? BF3। आप BF3 बच्चों अगर SF6 एंड BrF6 निकालना नहीं भी चाहते हो, किसी को याद नहीं भी है, तो BF3 आई एम डैम श्योर आप सभी को याद होगा कि BF3 की बच्चों कैसी होती है स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि आपके पास जो D होगा उसका क्या हो जाना चाहिए बच्चों? 2nd। D का क्या हो जाएगा बच्चों? 2nd हो जाएगा। और D का आप 2nd देखो तो यहां तो फर्स्ट गिवन है और यहां क्या गिवन है? 2nd। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे करना है बच्चों वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को SF6 का नहीं पता स्ट्रक्चर क्या होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। सारे आप मॉलिक्यूल्स देखो कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर मुझे पता है। लाइक BF3 की अगर आपको पता है, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होती है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल और किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती होगी। सो आप देखोगे बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, फिर वापस ऑप्शन मैच करने जाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। ओके, सो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बच्चों वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कहा जा रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बच्चों एक आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है और आपको बताना है जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका IUPAC नेम। ओके, सो काफी ही सिंपल रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें क्या गिवन है, आपको एसीटोन की रिएक्शन करवानी है बच्चों। ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन करवानी है। किससे करवानी है बच्चों एसीटोन की रिएक्शन? सबसे पहले C2H5 MgBr। ठीक है, किससे करवानी है? C2H5 MgBr। अगर इसको मेरी आंखों से देखो तो ये आपको क्या दिखाई देगा बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब होगा क्या बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर आप रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां आपके पास माइनस और यहां प्लस, चार्ज सेपरेशन ऐसे होगा। यहां अगर आप देखो बच्चों तो यहां कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। अब होगा क्या बच्चों, ये जो C2H5 होगा दैट इज इथाइल ग्रुप, वो जाकर के बच्चों जुड़ जाएगा कार्बन पर, यानी कि C2H5 पर C2H5 जुड़ जाएगा, और O के साथ बच्चों क्या जुड़ जाएगा, MgBr, यहां माइनस एंड यहां प्लस। दूसरे स्टेप में बच्चों आपने रिएक्शन किससे करवाई हुई है, आपने रिएक्शन करवाई हुई है H2O से। H2O से रिएक्शन करवाने के बाद बच्चों आप सभी जानते हैं क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहां C2H5। अब अगर बच्चों इस कंपाउंड को, जिसका आपको IUPAC नेम बताना है, इसको आप ऐसे भी देख करके बता सकते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर मैं यहां लिखूं बच्चों तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड है ये, CH3 COH, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, CH2 CH3, और यहां बच्चों आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, ये C2H5 जो है इसको हम नीचे की तरफ लिया है, CH2 एंड CH3। सो IUPAC नेम देने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या चूज करनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि हो जाएगी ये। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा पास हो, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 एंड 4। सो आपके पास सबसे पहली बात, आगे तो मैं क्या ही बताऊं, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेन आएगा। सो अगर आप देखोगे यहां पेंटेन है, गलत, यहां पेंटेन है, गलत, लास्ट वाले में बच्चों प्रोपेन है, वो भी गलत। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। फर्दर अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मिथाइल, सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप है। ब्यूटेन 4 कार्बन की बच्चों हमारे पास चेन है, यानी कि ब्यूटेन, और सेकेंड नंबर पर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज वाई 2 ऑल। तो आपके पास बच्चों जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अरे ये तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही उठ करके आया है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ओके, सो क्या बोला जा रहा है बच्चों, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज। बच्चों आपने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो आपके पास ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बच्चों, 2170 केल्विन, 2170 केल्विन। अब चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 2117 केल्विन 70 केल्विन कहीं पे भी नहीं दे रखा। तो अप्रोक्स बच्चों आसपास का टेम्परेचर देख लो। सो अप्रोक्स बच्चों आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज 2200 केल्विन, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 2200 केल्विन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है आपको द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल एमाइन एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज। बच्चों अगेन आपके पास ये काफी ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। ओके, सो बच्चों यहां पर आपको पीकेबी क्या गिवन है, पीकेबी आपको गिवन है बच्चों, पीकेबी गिवन है हमें 3.27 एंड पीकेए क्या गिवन है बच्चों, पीकेए आपको गिवन है 4.77। ऑलराइट, अब अगर आप बच्चों देखोगे किसको, डाइमिथाइल एमाइन को, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। डाइमिथाइल एमाइन क्या है, एक वीक बेस है, और वीक बेस के साथ बच्चों हमने किसे मिलाया है, वीक बेस के साथ हमने मिलाया है एसिटिक एसिड को, जो कि है एक वीक एसिड। ओके, अब वीक एसिड एंड वीक बेस को मिलाने से जो आपके पास सॉल्ट बन रहा है, इसी सॉल्ट की बच्चों आपसे पीएच पूछी जा रही है। ओके, सो आपको बच्चों याद भी होगा पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला,
अगर हम वीक एसिड एंड वीक बेस को आपस में मिलाते हैं तो रिजल्टेंट जो सॉल्ट आता है उसकी पीएच कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? उसकी पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। ओके, यही फॉर्मूला होता है। बस आपको वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है अपना। ओके, ये फॉर्मूला जिसको याद है उसका ये क्वेश्चन बच्चों गलत करना होता ही नहीं है, उसे ये क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली तरीके से आता होगा। इतनी कोई टफ कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें जो बच्चों से ना हुआ हो। ओके, सो अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें 7 + 1/2, pKa की क्या वैल्यू है बच्चों? 4.77। pKb की क्या वैल्यू है बच्चों? 3.27। इस पोर्शन को बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 7 + 0.75। ओके, सॉल्व कीजिएगा, किया भी होगा जिन बच्चों ने आंसर निकाला होगा इस क्वेश्चन का। सो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? 0.75, और अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7.75, जो कि किस ऑप्शन से मिलता जुलता है? ऑप्शन नंबर सेकंड से। ओके, किस ऑप्शन से मिलता जुलता है? ऑप्शन नंबर सेकंड ही है आपके पास 7.75। सो इस क्वेश्चन का बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7.75। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर हम बात करें, identify the compound that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali। बच्चों ये भी आपके पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई एम श्योर आप किसी भी टीचर से चाहे पढ़े हैं, नो मैटर हमसे पढ़े हैं या किसी भी टीचर से पढ़े हैं, ये क्वेश्चन बच्चों यानी कि ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये जरूर से बताया गया होगा। ओके, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है बच्चों? हिंसबर्ग्स रिएजेंट का हम यूज कहां करते हैं? इन डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। ठीक है, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शरी एमाइंस को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? हिंसबर्ग्स रिएजेंट का यूज कर सकते हो। होता क्या है बच्चों? एक्चुअली 1 डिग्री एमाइन एंड 2 डिग्री एमाइन विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों क्या कर लेंगे बच्चों? हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेंगे। बट अगर मैं बात करूं बच्चों 3rd डिग्री की, 3 डिग्री एमाइन की, तो ये बच्चों आपके पास रिएक्शन नहीं शो करेगा। सो आपको बच्चों क्या दिया गया है क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। सो ये तो बच्चों श्योरिटी के साथ बात हो गई कि ईदर वो 1 डिग्री होगा या फिर वो 2 डिग्री एमाइन होगा। दूसरी बात बच्चों आपको क्या गिवन है? रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इन एल्कलाई। अब बच्चों जो 2 डिग्री एमाइंस होते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद वो एल्कलाई में डिसॉल्व नहीं होते। ओके, सो आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर क्या आ गया देखेंगे वो तो, बट 1 डिग्री जो आ गया वो आपके पास एमाइन होगा यहाँ, क्योंकि वही सिर्फ और सिर्फ हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके बच्चों ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो कि एल्कलाई में डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, सो अगर आप ऑप्शंस देखो तो ये आपके पास 2 डिग्री है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो तो बच्चों ये 1 डिग्री है, दैट मीन्स यही सही आंसर है। ये देखोगे तो ये 3 डिग्री है और ये तो एमाइन ही नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर हम बात करें, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONa एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 126.45, 426.16 and 91.0 respectively. Okay, the molar conductance of CH3COOH at infinite dilution is। बच्चों ये क्वेश्चन, इसकी तो मैं क्या ही बात करूं, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि ये फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। ठीक है, बहुतों बार पूछा गया है। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गया है तो उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ओके बच्चों, इसके अलावा बोर्ड्स में भी ये काफी बार पूछा गया है। ओके, सो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि आपको मोलर कंडक्टेंस किसकी निकालने के लिए दी गई है। सो मोलर कंडक्टेंस मुझे निकालनी है CH3COOH की। ओके, सो आप अगर इसकी बच्चों मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालोगे किसकी? CH3COOH की।
सो वो क्या हो जाएगी बच्चों, उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होगी। ओके, क्या होगी, सम के इक्वल होगी। किसके बच्चों, उनके आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की। ओके, अब बच्चों किसी तरीके से अगर आपको ये वैल्यूज पता चल जाएं तो आप बच्चों ये वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए भी बच्चों आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको, NaCl की गिवन है, HCl की गिवन है एंड CH3COONA की गिवन है। दैट मीन्स बच्चों CH3COONA से आपको क्या मिल जाएगा, CH3COO की मिल जाएगी और HCl से आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बच्चों H+ की मिल जाएगी। बच क्या गया, हमारे पास एक सोडियम बच गया और एक Cl बन गया, है ना। एक यहां से मेरे पास HCl से मेरे पास क्लोरीन एक्स्ट्रा बचेगा और यहां से बच्चों मेरे पास सोडियम एक्स्ट्रा बचेगा। तो इनको हटाने के लिए मुझे NaCl की भी मोलर कंडक्टेंस गिवन है, मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस गिवन है उनको प्लस करना पड़ेगा एंड जो भी मेरे पास बच्चों रिजल्टेंट आएगा उसमें से मुझे माइनस करनी होगी NaCl की मोलर कंडक्टेंस वैल्यू को। ओके, सो यानी कि बच्चों आप क्या करोगे, देखो क्या क्या गिवन है आपको। HCl की कितनी गिवन है बच्चों, 426, उसमें प्लस आपको किसकी करनी है बच्चों, सोडियम एसीटेट की, दैट इज 91। और फिर बच्चों आपको क्या करना है, माइनस करना है, किसको, माइनस करना है बच्चों आपको NaCl की, दैट इज योर 126.45। पॉइंट्स भी गिवन है भाई, है ना। पॉइंट्स का भी थोड़ा सा देख लेना वरना आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस है, कोई सिमिलर से ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप बच्चों अप्रॉक्स वैल्यूज भी लेकर के चल रहे हो, पॉइंट तक नहीं भी जा रहे हो, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अगर बच्चों एग्जैक्ट मतलब ऑप्शंस भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमने देखा था एक क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस की वैल्यूज भी काफी सेम थी, तो वहां आपको हर एक पर्टिकुलर डिजिट का आंसर, मतलब आपको हर एक पर्टिकुलर डिजिट को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, बट ऐसे अगर ऑप्शंस है जहां ऑप्शंस में ही वाइड डिफरेंस है बच्चों, वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो अगर आप अप्रॉक्स वैल्यूज भी लेकर के चल रहे हो तो भी आपके पास आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो अगर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 390। ओके, क्या आंसर आ जाएगा, 390.7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो 68 क्वेश्चन जो था बच्चों ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। आई एम श्योर ऐसा क्वेश्चन आप लोग करके गए भी होंगे और ये ऑप्शन ये जो क्वेश्चन था बच्चों आपको बिल्कुल सही हुआ हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। ओके बच्चों, अगर हम ट्राइटियम की बात करें दैट इज योर 1H3। ये क्या है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये हम सब जानते हैं कि बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, हीलियम के आइसोटॉप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो आपके पास ट्राइटियम है रेडियो एक्टिव है, स्टेबल होने के लिए अपने में से पार्टिकल्स एमिट करेगा। और कौन से पार्टिकल्स एमिट करता है बच्चों, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स एमिट करके क्या बना लेता है बच्चों, वो हीलियम का एक आइसोटॉप बना लेता है जो कि स्टेबल है। सो यहां आपके पास जो बच्चों आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीटा। जो बच्चा गामा लगा करके आया है वो गलत करके आया है ना। सो यहां बच्चों आपके पास आंसर हो गया बीटा। चलो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंसर था बीटा और इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को पीटा, है ना। वाह 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 वाह। सो अगर बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 70 देखोगे, सो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अब बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन किसी 10th क्लास बच्चे के सामने भी रख दिया जाए, क्योंकि उनके भी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर है, सो वो भी इस क्वेश्चन को कर देगा। तो आप तो बच्चों नीट एस्पिरेंट्स थे, है ना, आई मीन हो। सो आप भी ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते, इतना इजी क्वेश्चन है।
ठीक है। सो क्या गिवन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको देखना है ये चीज कि कौन सी रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेस हो रही है ना, अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है। सो अगर बच्चों आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो यहां क्या हो रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्यूमिनियम से। ओके, अब यहां क्या हुआ बच्चों, पहले तो ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्डेड था, क्रोमियम, बट अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आपके पास कौन आ चुका है, एल्यूमिनियम। यानी कि क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम ने अपनी एक दूसरे से रिएक्शन, अपनी क्या कर लिए बच्चों, पोजीशन एक्सचेंज कर लिए। सो एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया है, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया है, और आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही ऑप्शन। एल्यूमिनियम ने क्यों डिस्प्लेस किया है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होती है क्रोमियम से। कोई मेटल अगर किसी दूसरी मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो वो डिस्प्लेस कर पाएगी, अगर खुद ही बेचारी कम रिएक्टिव है तो क्यों डिस्प्लेस करेगी, है ना। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 की, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है बच्चों, स्टेटमेंट 1 जो गिवन है वो क्या कह रहा है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। ओके, अब आपको पता है बच्चों एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल जो होते हैं वो नारकोटिक एनाल्जेसिक नहीं होते, वो क्या होते हैं बच्चों, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। ओके, यानी कि आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें बच्चों, दैट इज मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो बच्चों मॉर्फिन एंड हेरोइन जो होते हैं वो नॉन नारकोटिक नहीं होते, वो नारकोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। सो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी जो है वो भी क्या है, इनकरेक्ट। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं। होना क्या चाहिए था, एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, नारकोटिक, है ना, नॉन नारकोटिक होते हैं, और मॉर्फिन एंड हीरोइन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, नारकोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। ऑलराइट, सो इसलिए बच्चों आपके पास ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली आर। अब बच्चों क्या किसी ने उम्मीद करी थी कि आपके पास नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा? क्या आपको लगा था कि वो कपिल शर्मा बोलता है ना कि आपने कभी सोचा था आप दी कपिल शर्मा शो में आओगे? क्या आपने कभी सोचा था बच्चों कि नीट जैसे एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको BF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है? आई मीन सीरियसली, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन तो बच्चा भी निकाल सकता है ना। बच्चों देखो क्या होता है, BF3 में क्या होता है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, और वो 3 ही क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूं बच्चों इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड तो बच्चों 3 है और लोन पेयर कितने हैं, 0। दैट मीन्स आपके पास स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3, और 3 स्टेरिक नंबर के लिए बच्चों हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। ओके, अब sp2 में बच्चों अगर आप BF3 की स्ट्रक्चर बनाओगे, BF3 की स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहां बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो किसके, BF3 के, तो यहां देखो बोरोन का जो यहां पर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, पहले 3। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने हो चुके हैं, 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही तो अटैच होगा ना फ्लोरीन। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, 2, 4 एंड 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बना सकता एनटीए। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एथेन इज। ओके, चलो बच्चों एथेन के कन्फॉर्मर हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, वेट अ सेकेंड।
एथेन के बच्चों कन्फर्मर अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक तो मैं बना रही हूं, कौन कौन से कन्फर्मर होंगे बच्चों? एक तो होंगे एक्लिप्स्ड और दूसरा क्या होगा? स्टैगर्ड। ठीक है, एक्लिप्स्ड में अगर आप देखोगे तो यहां आपके पास ये फर्स्ट कार्बन है, इसके जस्ट पीछे एक और कार्बन होगा और इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं बच्चों और जो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हैं उनके बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। ओके, ये तो रही बच्चों एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात, है ना, एक्लिप्स्ड। अगर मैं बात करूं स्टेगर्ड फॉर्म की, ठीक है बच्चों, किसकी बात करूं? स्टेगर्ड फॉर्म की। सो स्टेगर्ड फॉर्म में आप लोग जानते हो कि आप थोड़ा सा घुमा देते हो किसको बच्चों? हाइड्रोजन्स को, पीछे वाले कार्बन जो है उसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हो। सो जिससे आपके पास अब यहां पर बच्चों जो डाइहेड्रल एंगल हो गया वो कितना हो गया? 60 डिग्री। और ये बच्चों आपके पास कैसी कन्फर्मर है? ये है आपके पास स्टेगर्ड कन्फर्मर, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। सो आप जानते हो बच्चों एक्लिप्स्ड जो होती है कन्फर्मेशन वो क्या होती है बच्चों? लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहां टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन। दैट इज व्हाई ये जो कन्फर्मेशन है ये ज्यादा क्या होगी? अनस्टेबल, दैट मीन्स लीस्ट स्टेबल। सो आपके पास बच्चों यहां ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहां आपके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना होता है? 0 अंडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 74, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ which shows a graph of pressure versus volume of a gas at different temperatures. Okay, so बच्चों देखो क्या होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप? प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज हम सभी को पता है। प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो अगर आप प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट मीन्स यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 तो देखते ही कैंसिल हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है उनमें। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें है और इसमें। ओके, सो अब बच्चों इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऐसे अगर बच्चों आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। क्या करना होगा बच्चों? प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले ग्राफ की अगर बात करें तो अगर मैं, बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया ये, वेट अ सेकंड बच्चों, मान लो मैंने प्रेशर की एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, आपकी मर्जी है। अब बच्चों ये प्रेशर, ये पॉइंट जो है मैंने कांस्टेंट कर लिया तीनों वॉल्यूम की तीनों वैल्यूज के लिए। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको देखना है इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो बच्चों अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो अगर बच्चों आप देखोगे, इसको अगर आप नाम दोगे V1, इसको अगर आप नाम दोगे V2 और इसको अगर आप नाम दोगे V3। सो बच्चों अगर आप देखो V3 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है एंड उसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है 600 केल्विन। V2 का अगर आप देखो तो 400 केल्विन है टेम्परेचर एंड V1 जो है जो कि सबसे कम वॉल्यूम है बच्चों, इसका आपके पास टेम्परेचर क्या है? 200 केल्विन। यानी कि ये कंडीशन, ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 3rd। ठीक है, यहां उल्टा हो रहा है, यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर कम है। सो ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा सही रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगी बच्चों वो ये ग्राफ कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें बच्चों, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एक्सिबिटेड बाय इज। सो बच्चों अगेन ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ इस क्वेश्चन में। बच्चों टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए आपके पास पार्टिकल्स का एक मिनिमम साइज होना जरूरी है।
ज्यादा बड़ा हो सकता है बट बहुत छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके पास पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो वो आपके पास पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे, दैट मीन्स वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अगर बच्चों आप बात करो ग्लूकोज सॉल्यूशन की, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन आपका होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा ही छोटा है, इसलिए ग्लूकोज सॉल्यूशन बच्चों टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। सेकेंड, अगर हम बात करें बच्चों स्टार्च सॉल्यूशन की, तो स्टार्च सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। स्टार्च का साइज जो है स्टार्च के पार्टिकल्स का वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप जानते भी होंगे स्टार्च जो है वो क्या है? पॉलीसैकेराइड। बहुत ज्यादा सैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और एक यूनिट बनाती है, दैट इज स्टार्च। सो आपके पास बच्चों सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड। यूरिया भी जो है वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। NaCl तो आप जानते ही हैं क्या है बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सो अगर अपन बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 की, दैट इज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, जिसे हमने नाम दे दिया है P1। Second is what? 10 gram of urea in 250 ml of water again, that is P2, and 10 gram of sucrose, again हमने 10 gram ही लिया है, in 250 ml of water again, और जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? P3. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solution is, बच्चों आपको अमाउंट सेम है, तीनों सॉल्यूशंस के लिए अमाउंट सेम गिवन है। 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम है जो 250 ml और 250 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, आपको बच्चों क्या निकालना है? आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पाई से। ओके, अब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कि अगर अमाउंट हम सेम ले रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का, यूरिया का एंड सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, बट ये काफी ज्यादा बच्चों कॉमन कंपाउंड्स हैं तो आपको इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम ग्लूकोज की बात करें बच्चों तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। यूरिया का कितना होता है? 60। और अगर सुक्रोज की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? 342। इसको हमने नाम दिया है P3, इसको हमने नाम दिया है P2 और इसे हमने नाम दिया है P1। सो अगर बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? P2 का, देन बच्चों किसका हो जाएगा? P1 का, देन किसका हो जाएगा? P3 का। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 2 3 1 3 1 2 4। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 2 1 3 जो है इस ऑर्डर में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटेस्ट यूनिट सेल्स इज। सो बच्चों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अब, जो आई गेस आपको आंख बंद करके आंसर देने की जरूरत है, दैट इज योर 3। आपको पता है बच्चों 14 ब्रेविस लेटेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं? आपके बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो कि है भी खुद 3, सो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन B1 के कारण होता है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, या ऑप्शन 4 है विटामिन B12 के कारण। सो आपके पास बच्चों क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी डेफिशिएंसी डिसीज। ओके बच्चों, चलो
नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपको बच्चों एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एल्कीन है, उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, बट किसकी प्रेजेंस में बच्चों, ये आपके पास जो है रिएजेंट, ये क्या है बच्चों, परऑक्साइड है। क्या है बच्चों, परऑक्साइड। सो परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब जब रिएक्शन होती है तब तब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो होगा बच्चों, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अगर आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं होता तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता। सो एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से अगर बच्चों देखोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगी वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगी, एल्कीन में ऐसे कार्बन से जाकर के जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, यानी कि इस कार्बन से। ठीक है, और ब्रोमीन जो होगा वो किससे जाकर के जुड़ेगा बच्चों, उस कार्बन से जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। यही तो बोलता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो आपके पास बच्चों देख लो चारों ऑप्शन में से, यहां आपके पास ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, इसको देख करके ही इग्नोर कर दो। सेकेंड ऑप्शन पे जाओगे तो ब्रोमीन को हमने यहां जोड़ रखा है जो कि गलत है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जाते तो ये फॉलो होता। थर्ड अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन को एकदम ही दूसरे कार्बन पर जो कि एल्कीन का कार्बन नहीं है उस पर जोड़ रखा है, तो ये भी आपके पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। सो इसलिए बच्चों आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें बच्चों, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मेरे वर्ड खत्म हो गए। ठीक है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू NR होता है एक्चुअली, बट यहां पर आपके पास N दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो कितने गिवन है बच्चों, 1। सो आपके पास रिलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, है ना। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, तो हो सकता था आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, दिक्कत होती, बट यहां तो साफ साफ मेंशन करके दे रखा है बच्चों कि आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। सो दैट इज व्हाई आपके पास आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू NR। चलो नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन इज इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन, दैट मींस EDTA, है ना बच्चों। ओके ये भी नहीं है ना, हाँ ये भी नहीं है, ये है। चलो 81 बच्चों अगर हम बात करें EDTA की, दैट इज योर एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, वो क्या है, अगर आप एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट की बच्चों स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखने आएगा बच्चों, यहां आप लगा देते हो एसीटेट CH2CO माइनस, यहां भी लगाओगे एसीटेट CH2COO माइनस, यहां भी लगाओगे बच्चों एसीटेट और यहां भी लगाओगे एसीटेट। ठीक है, अब जरा गौर से ऑप्शंस पर देखो, क्या गिवन है, यूनिडेंटेड लिगेंड होता है, बिल्कुल गलत। क्यों बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं यहां आपके पास जो EDTA है वो कहां से डोनेट कर सकता है, एक तो इस नाइट्रोजन से, क्योंकि इन दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं। ठीक है, क्या है, लोन पेयर है। सो यहां से डोनेशन हो सकता है, प्लस इन ऑक्सीजन से भी तो डोनेशन हो सकता है ना बच्चों। ठीक है, सो ये यूनिडेंटेड तो रहा ही नहीं, ये कैसा हो गया, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, सो यूनिडेंटेड लिगेंड नहीं होगा, बाइडेंटेड लिगेंड विद 2 नाइट्रोजन एटम्स, ये भी गलत है। ट्राइडेंटेड लिगेंड विद 3 नाइट्रोजन डोनर्स एटम, ये भी गलत है। हेक्साडेंटेड लिगेंड विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स, बच्चों ये ऑप्शन जो है वो सही है। पहली बात हेक्साडेंटेड है, बिल्कुल सही। 4 ऑक्सीजन एटम है बच्चों, 1, 2, 3, 4 और 2 क्या है, नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि आपके पास हेक्साडेंटेड लिगेंड हो गया विद 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स।
ठीक है बच्चों, सो आपके पास 81 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 82 की अगर बात करें बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज। स्टेटमेंट फर्स्ट आपको गिवन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acidic strength increases। So बच्चों बिल्कुल सही बात बोली गई है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, HF, HCl, HBr एंड देन HI, तो होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड जो है H और X एटम के बीच में वो लूज होता जा रहा है, यानी कि वीक होता जा रहा है। दैट मीन्स यहां आपके पास हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी, H प्लस आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे। सो अगर बच्चों H प्लस आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, दैट मीन्स वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इसलिए बच्चों जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयंस इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ एसिडिक कैरेक्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए बच्चों आपके पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन काफी बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ना, अगर हम बात करें इसके वेपर फेज की, किसकी बात करें बच्चों, वेपर फेज की, तो वेपर फेज में ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपके पास दो क्लोरीन है, एक बेरिलियम से तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, बट दूसरे से बच्चों कैसे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, ये क्लोरीन अगर इससे कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है तो इससे बच्चों किस तरीके से अटैच होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। सो आपके पास वेपर फेज में तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, दैट मीन्स डाइमर। तो डाइमर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में ही है ना। सॉलिड फेज की अगर बात करें बच्चों, तो सॉलिड फेज में आपके पास बेरिलियम क्लोराइड चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, कैसे देखने को मिलता है, चेन फॉर्म में, यानी कि ये जो पूरी चेन है ये बार बार रिपीट होती जाएगी। ये जो यूनिट है बच्चों बेरिलियम क्लोराइड की, वो क्या होती जाएगी, बार बार रिपीट होती जाएगी आगे। ठीक है बच्चों, चेन स्ट्रक्चर में पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि बेरिलियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। सो इसको बच्चों इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए वो अदर क्लोरीन एटम से लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर लेता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट में आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर यानी कि चेन स्ट्रक्चर होगी। ओके, वेट अ सेकेंड बच्चों, यहां पर मैंने सिर्फ डाइमर देखा, वेट अ सेकेंड, है ना। यहां बच्चों आपके पास चेन एंड डाइमर होगा। ठीक है, लीनियर नहीं होती है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होती है, चेन स्ट्रक्चर एंड डाइमर स्ट्रक्चर होती है। मैंने सेकंड वाले का सिर्फ डाइमर देखा तो इसलिए मैंने सेकंड वाले को लगा दिया। ठीक है, सो आपको ऐसी गलती नहीं करनी थी। क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो सो बच्चों इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 84, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 84 में, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। बच्चों काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है आपको कि कार्बन जो है वो 78% है ना, और हाइड्रोजन कितना है बच्चों, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हाइड्रोजन का ही होगा। सो अगर हम 100% कंसीडर कर रहे हैं किसी कंपाउंड को जिसमें से 78% कार्बन है, दैट मीन्स रिमेनिंग जो होगा बच्चों यानी कि 22% वो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ओके, अब बच्चों इतना आप कर देते हैं तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। सो अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बच्चों निकालना है, दैट मीन्स आपको इसके परसेंटेज से डिवाइड करना होगा। इसके परसेंटेज को किससे डिवाइड करना होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट से। सो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, और अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं जो कि शायद आपने न जाने कितनी बार याद किया होगा, बहुत टफ है याद रखना, दैट इज 1। ठीक है,
सो 78 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करेंगे बच्चों तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 6.5, और यहां बहुत कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने आंसर निकाला 22। ठीक है, सो अब बच्चों क्या हो चुका है, आपके पास कार्बन जो है वो कितना आ चुका है 6.5, और हाइड्रोजन जो है वो कितना आ चुका है बच्चों 22। ओके, अब क्या करना होता है बच्चों, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है इन दोनों में से उससे आपको डिवाइड करना है दोनों नंबर्स को। ओके, सो स्मॉलेस्ट इंटीजर यहां पर बच्चों कितना है 6.5 है, सो 6.5 को 6.5 से डिवाइड करेंगे, एंड 22 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे 6.5 से डिवाइड करेंगे। सो यहां पर आपके पास बच्चों 1 आ जाएगा, और हाइड्रोजन को सॉल्व करोगे तो 3.38 समथिंग कुछ आएगा। ओके, 3.38 आया, दैट मीन्स आपके पास ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत होगा। CH4 क्या सही हो जाएगा बच्चों CH3। ओके, चलो, सो ऐसे तरीके से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने होते हैं। आई होप कि आपने सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा। ओके, चलो let's move on to the next question बच्चों। Now next question is what? Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive cell। बच्चों ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, फिर भी काफी बच्चे इसको गलत करके आए हैं। रीजन क्या हो सकता है कि वो हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल नाम सुनते ही डर जाते हैं। HCP का नाम सुनते ही नीट वाले बच्चे डर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कई बार ऐसा होता है कि HCP पढ़ाया ही नहीं जाता है नीट वालों को, बट क्वेश्चन आ चुका है देखो। ठीक है, सो HCP के बारे में अगर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ा है ना बच्चों, सो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ये जनरल और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो अगर हम HCP की बात करें, सो HCP में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बच्चों 6। और याद कैसे रखोगे, हेक्सागोनल है, और हेक्सा का मतलब कितना होता है बच्चों 6, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हो जाएंगे 6। ये बात सिर्फ हेक्सागोनल पर ही अप्लाइड है। FCC BCC के नाम से उनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश मत करना। ओके, चलो, अब बच्चों आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की मैं बात करूं, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं उनसे जस्ट डबल। दैट मीन्स यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास आंसर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 12। अब देखो बच्चों किस किस में 12 है, 12 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हम बात करें बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना होता है, जितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतना। ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बच्चों यहां कितने हैं HCP में 6 हैं, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। सो आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86, in which one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it। Okay, बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कुछ ट्रेंड्स गिवन है कुछ कंपाउंड्स के, और दूसरी तरफ उनके क्या दे रखी है बच्चों, प्रॉपर्टीज गिवन। सो हमें ये चीज देखनी है कि कौन सा ट्रेंड जो है वो गलत है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको गिवन है H2O, देन है H2S, देन है H2Se, ओके, और फिर है आपके पास H2Te। और बच्चों यहां आपको क्या बता रखा है कि क्या ये ऑर्डर इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज का है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों 1 जो है वो सरासर गलत है, सरासर बकवास है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो वैसे वैसे आपके पास Ka की वैल्यू इंक्रीज होती है ना बच्चों। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम के बच्चों आप क्या देखोगे, आप देखोगे इनके हाइड्राइड्स, तो यहां आपके पास क्या हो गया बच्चों, यहां आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था Ka का। ठीक है,
बट यहां पर आपको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अगर Ka बढ़ेगा बच्चों तो pKa जो होता है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ओके, सो pKa जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है इस रिएक्शन में। और जरा हम बात करें इस रिएक्शन की, तो यहां पर हमें रिएजेंट दे रखा है NaBH4। ओके, क्या दे रखा है, NaBH4। अब बच्चों जो NaBH4 होता है वो क्या करता है बच्चों, NaBH4 एस्टर से छेड़खानी नहीं करता। कहीं अगर एस्टर ग्रुप है तो उससे छेड़खानी नहीं करेगा, उसका रिडक्शन नहीं करेगा, बट कीटोन ग्रुप का जरूर से रिडक्शन करता है। सो आप ऑप्शंस में देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां आपके पास एस्टर का रिडक्शन नहीं किया हुआ बट कीटोन का जरूर रिडक्शन किया हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बच्चों आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां किया हुआ है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में बच्चों एस्टर के साथ छेड़खानी नहीं की हुई है बट कीटोन को छेड़ा हुआ है, इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, यानी कि हम जो ये रिएक्शन आपके सामने आ चुकी है इसमें बच्चों आर जो है वो क्या हो सकता है, क्या एल्कोहल होगा, क्या HI होगा, क्या CuCN या KCN होगा या H2O होगा। सो आपको ये चीज बतानी थी बच्चों, क्या हो रहा है देखो, आप ये रिएक्शन जो है ये एज इट इज NCERT में से उठ करके आई है। ओके, सो यहाँ पर आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। यहाँ पर बच्चों आप क्या कर रहे हो, N2Cl को हटाओगे और वो किसकी मदद से हटा सकते हो, जब आपके पास एल्कोहल होगा। ओके, जब आपके पास क्या होगा बच्चों, एल्कोहल, और इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। ओके, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो आपको ज्यादा बच्चों दिक्कत नहीं आई होगी इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ये एज इट इज NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये रिएक्शन एज इट इज NCERT में गिवन है आपको। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, सो इफ वी सी बच्चों क्वेश्चन नंबर 89 दैट इज, अब बच्चों को देखने में ये क्वेश्चन काफी भारी भरकम लगता है, क्यों, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस दे रखी हैं ऑप्शंस में और आपको मैच करना होता है। ओके, सो एक ही रिएक्शन हमें याद नहीं होती तो इतने सारे रिएक्शंस कैसे याद रखेंगे। सो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करने का एक अच्छा तरीका है कि आप हर ऑप्शन के बाद, जैसे ही आपको लगता है कि ए ऑप्शन मुझे पता है, तो उसके बाद बच्चों आप आंसर को एक बार, आंसर के जो चारों ऑप्शन है उनको चेक जरूर कीजिए, क्या पता आपका कम टाइम में आंसर आ जाए। ओके, सो अगर बच्चों हम फर्स्ट रिएक्शन देखें, ओके, इफ वी सी द फर्स्ट रिएक्शन बच्चों, दैट मीन्स यहां आपके पास ये जो रिएक्शन है ये काफी फेमस रिएक्शन है, दैट इज गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। ओके, क्या हो जाएगी बच्चों, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन, यानी कि ए जो है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। ओके, ए का क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन, दैट मीन्स आपके पास ए जो है वो सेकेंड में कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो गैटरमैन-कॉच रिएक्शन है और थर्ड में ही, थर्ड ही आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है बच्चों जहां ए के लिए गैटरमैन-कॉच दे रखा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देखी और आपके पास आंसर आ गया। ओके, और इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को एग्जाम में भी करना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस व्हिच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब बच्चों आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, आइसोइलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब होता है वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों वो क्या है, सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, सो हमें क्या बताना है, इज नॉट।
नॉट पूछ रहा है वो, ठीक है, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो आप अगर ऑप्शन नंबर 1 देखोगे बच्चों, दैट इज सोडियम आयन Na+, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10। Mg+2 अगर आप देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, Mn2+ एंड Fe3+। अब Mn2+ में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। ओके, कितना होता है? 25। और अब अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, Mn2+ यानी कि 25 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, यानी कि आपके पास कितने बच गए बच्चों? 23। Fe का कितना होता है बच्चों? 26। उसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, यानी कि ये भी कितना हो गया? 23। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी जो हो गया वो गलत हो गया। बट जरा ऑप्शन नंबर 3 को देखो, Fe+2 एंड Mn2+, ठीक है। अब यहाँ Fe भी +2 है, तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे बच्चों तो आपके पास स्टिल 24 बचेंगे, और Mn2+ में आपके पास 23 बचेंगे, यानी कि ये ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 23, और दूसरे के पास कितने हैं? 24। दैट मीन्स यहाँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 अगर हम देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन ATM इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यहां देखो, ये काफी इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला जो कि हम सभी को पता है, PV = nRT। ये फॉर्मूला हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं? जब छोटे से थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो PV = nRT में बच्चों आपको वॉल्यूम जो है वो कितना दे रखा है? 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम का काम खत्म, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो P आ जाएगा, यानी कि P = nRT, और हमसे बच्चों P ही पूछा हुआ है। सो अगर मैं बात करूं N की, N कैसे निकालते हो? N मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बच्चों आप कैसे निकालोगे? आपको मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, प्लस कर देना है हाइड्रोजन के मोल्स से। मोल्स कैसे निकालोगे बच्चों? अगर ऑक्सीजन के मोल्स निकालोगे, दैट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि 4 आपको गिवन मास है और 32 O2 का कितना हो जाएगा? मोलर मास। ओके, अब ऐसे ही बच्चों हाइड्रोजन का कितना ग्राम गिवन है? 2 ग्राम। ओके, और हाइड्रोजन का बच्चों आपके पास जो मास होगा, मोलर मास, वो भी कितना हो जाएगा? 2 H2 का, है ना। सो यहां पर बच्चों आपके पास कितना हो गया? 1/8 + 1। इसे बच्चों सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 9/8, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 9/8। सो अगर आप बच्चों इस 9/8 को पुट करोगे इस इक्वेशन में, R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है बच्चों? 0.082, और T कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? 273, ठीक है। कितना गिवन है बच्चों आपको? 273। इसे सभी ने सॉल्व किया होगा प्यारे बच्चों, और सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आया वो क्या हो गया? सेकेंड आंसर आएगा अप्रोक्स 25.18, ठीक है बच्चों, यानी कि इतना आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा 25.18। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा फेमस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब काफी ज्यादा फेमस रिएक्शन है। क्या गिवन है? द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। बच्चों ये अगर आप ध्यान से आंखें खोल करके देखो तो कौन सी रिएक्शन गिवन है आपको? इटार्ड रिएक्शन गिवन है। कौन सी रिएक्शन बच्चों? इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन और जितने भी नेम रिएक्शन है बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। सो आप जानते हो बच्चों, इटार्ड रिएक्शन में आप क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हो और आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बच्चों हम, so the slope of Arrhenius plot ln K versus 1/T of first order reaction is -5 × 10⁻³
द वैल्यू ऑफ EA ऑफ द रिएक्शन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। ओके जी। सो बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। दैट इज बच्चों ln K इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। ठीक है बच्चों। अब अगर आप ln K वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास बच्चों स्लोप क्या आता है, क्या आता है याद करो, स्लोप आता है बच्चों माइनस EA बाय R। माइनस EA बाय R की वैल्यू दे रखी है आपको, ये क्या बोल रहा है, स्लोप बोल रहा है। आपको स्लोप पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का स्लोप क्या आएगा। ठीक है बच्चों। सो आपको स्लोप निकालना आता है, कौन सी इक्वेशन से निकालते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर आपको क्या गिवन है, माइनस EA बाय R और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 5 इंटू 10⁻³ है ना, इतनी गिवन है। ओके। सो माइनस से माइनस यहां कैंसिल आउट हो गया बच्चों, आपके पास बच क्या गया, EA बाय R इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, EA कैलकुलेट करना है। सो यहां से आपके पास सीधा सीधा EA आ जाएगा। अगर आप बच्चों क्या कर दोगे, R को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो R की वैल्यू भी आपको गिवन है 8.314, नहीं भी गिवन है तो आपको याद होनी चाहिए। इसे बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 41.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा आपके पास, 41.5 किलो जूल पर मोल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एक सॉल्व करने के बाद हर बार आपको हर एक ऑप्शन देखना है। ठीक है, ताकि आपके लिए लेंदी ना हो चीजें। ऑल राइट। सो अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन ए, अगर आप देखोगे SO2 की रिएक्शन है O2 से और SO3 बनाया हुआ है। सो बच्चों ये जो रिएक्शन है ना, ये किसका रीजन है, ये रीजन है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का। ठीक है बच्चों, किसका रीजन है, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का। ये चीजें एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। ओके। सो अगर बच्चों आप देखोगे ए का क्या होना चाहिए, फोर्थ, तो ए का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही तो गिवन है और किसी में गिवन नहीं है। सो ए का फोर्थ हो जाएगा बच्चों और आपके पास सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें हम बच्चों CH3 CH2 CO माइनस Na+। अगेन बच्चों ये इतनी ज्यादा सिंपल और इतनी ज्यादा कॉमन रिएक्शन है कि आपने देखते ही आंसर कर देना। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, सोडा लाइम वाली रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम वाली। और सोडा लाइम वाली रिएक्शन में आप सोडा लाइम बनाते कैसे हो, NaOH के साथ क्या मिलाते हो, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सो आप क्या बनाते हो बच्चों, NaOH के साथ CaO बनाते हो, CaO मिलाते हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती है रिएक्टेंट में से और आपके पास बच्चों क्या आ जाता है, एल्केन आ जाता है। सो यहां भी देखो एल्केन ही बना रखा है और रिएक्टेंट में से CO2 निकाल दी गई है। ठीक है, सो आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। अच्छा जी, नॉन पोलर पता होने के लिए बच्चों आपको पोलर या नॉन पोलर पता होने के लिए आपको उनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर बच्चों लिखोगे किस किस की, CH2O से स्टार्ट करते हैं। आपके पास CH2O कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। अब क्या ये नॉन पोलर है, आंसर इज नो। क्यों, डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, ऑक्सीजन खींचेगा, है ना। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों SbCl5, तो SbCl5 की अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो बच्चों कुछ ऐसी होती है। कैसी होती है, ऐसी। और ऐसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी को हम कैसी बोलते हैं, ऐसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो यहां आपके पास SbCl5 बच्चों, इसका जो ये कैसा बच्चों मॉलिक्यूल है, ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसका डाइपोल मूवमेंट हर डायरेक्शन से कैंसल आउट हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट आप निकालते कैसे हैं, ये चीज हमने पढ़ी है। आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में बच्चों
पांचों तरफ सिमिलर एटम्स हैं तो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, SbCl5। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ओके, क्या गिवन है बच्चों, आइसोथर्मल, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट हो गया तो आपके पास डेल यू क्या हो जाएगा, बताना जरा, डेल यू क्या हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो आपको क्या बताना है बच्चों, डेल एस टोटल बताना है ना। सो आप जानते हो बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास डेल यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और अगर मैं डेल एस की बात करूं किसके लिए बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो वो नॉट इक्वल टू 0 होती है ना। सो आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 98 हमें गिवन है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन at 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2 इज। बच्चों आपसे टोटल प्रेशर पूछा गया है और टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपके पास बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि हम सब ने काफी बार पढ़ा है। दैट इज जितने भी कंपोनेंट्स का बच्चों आपको गिवन है प्रेशर और उनका मोल फ्रैक्शन, उन सभी को मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर को मल्टीप्लाई करके सभी कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, सो अगर बच्चों आप यहां देखोगे कि आपको पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर जो ए कंपोनेंट यानी कि बेंजीन का, बेंजीन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए। सो बेंजीन का अगर आप देखोगे बच्चों तो कितना गिवन है, 280। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं बेंजीन का, सो बच्चों मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/5। क्यों बच्चों, बेंजीन के लिए कितने गिवन है, मोल 3 और टोटल मोल्स कितने हो गए, 5। ओके, इसी तरीके से बच्चों अगर आप ऑक्टेन के लिए निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 420 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। और इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 336। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 एम एसिटिक एसिड इज 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. Now this is again a really very simple question बच्चों। आपको dissociation constant का फॉर्मूला पता होना चाहिए, that is Ka C alpha square divided by 1 minus 1 second 1 minus alpha। ओके, अब बच्चों C आपको गिवन है 0.007 मोल, है ना, मोलर कंसेंट्रेशन। और आपको अल्फा निकालना है, अल्फा गिवन नहीं है। सो अल्फा बच्चों आप कैसे निकालोगे, लैम्डा सी, ओके, लैम्डा सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। ओके बच्चों, सो लैम्डा सी आपको गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों, 20। लैम्डा नॉट आपको निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, जितनी भी आपको आयंस की दी हुई होती है कंडक्टिविटी, आपको सिंपली उनको प्लस करना होता है। सो 350 प्लस 50 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 400। और इसे बच्चों कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 1/20। अब बच्चों ये वैल्यू आपको यहां रखनी है, उससे पहले C की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.007, जिसे मैं लिख सकती हूं 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके। अब इसकी जगह बच्चों अल्फा स्क्वायर की जगह 1/20 स्क्वायर लिखोगे और डिवाइड कर दोगे 1 - 1/20 से। सो ये बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 1.75 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 1.75 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स। ऑलराइट, अब बच्चों इस सेशन का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगेन आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको हर एक ऑप्शन को करने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चों एक एक करके देखना होगा, फिर सारे ऑप्शन चेक करने होंगे कि क्या मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, सो चेक करते हैं बच्चों क्या गिवन है। एक तरफ तो आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और दूसरी तरफ बच्चों उनके क्या गिवन है, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू गिवन है।
सो बच्चों अगर हम फर्स्ट कंपाउंड से स्टार्ट करें, दैट इज योर FeCN6 -3। यहां अगर आप देखोगे तो Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है। ओके, अब Fe +3 में है यानी कि इसके पास बच्चों D5 होगा। D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। बट साथ में कौन है? Cn भाई साहब है, साइनाइड आयन है लिगेंड के फॉर्म में, और साइनाइड क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो पेयरिंग हो जाएगी आपके पास। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? 1। ठीक है, कितना बचा? 1। अगर आप बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? √n+2। ठीक है, √n+2। और अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, दैट मीन्स 1 + 2, तो आपके पास बच्चों आएगा √3। √3 कितना हो गया बच्चों? √3 आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगा 1.73, है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। सो आपके पास A का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4th, और A का 4th एक तो 3rd में गिवन है और एक 4th में गिवन है। ओके, सो अगर ऐसा है कहीं पर बच्चों तो फिर नेक्स्ट वाले के पास जाओ। नेक्स्ट वाले में आप देखो Fe आपको अगेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है, बट यहां पर आपके पास H2O है। और वाटर बच्चों कैसा है? वीक लिगेंड है, यानी कि अब आपके पास जो D5 आएगा उसमें बच्चों आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लिए अगर बच्चों आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बच्चों कितनी वैल्यू आएगी? 5 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 5 + 2 7 7 5 35 35 का अगर आप बच्चों रूट निकालोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होता है? 5.92। यानी कि बी का जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बी का बच्चों फर्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3rd ऑप्शन में गिवन है, यानी कि आपके पास 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। बच्चों ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी लोगों के जो आंसर्स थे, आई विश सही गए हों, आपका सिलेक्शन हो जाए। बच्चों अगर आपने कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए हैं तो प्लीज लोड मत लीजिएगा। अब मेहनत कीजिए, आप दुगनी मेहनत कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।